बेसिकली हमारा मूवमेंट, हमारे मिशन का बेसिक आइडिया क्या है कि हमने बहुजन समाज को अपने जो लोग खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं, या तो उनके पास खेत ही नहीं है या खेत बहुत कम है। ऐसे बिहार से भी कुछ लोग हैं इसमें? बिहार से हैं 5-6 लोग हैं। कौन है बिहार से? उड़ीसा से कौन है? उड़ीसा में आप कौन सी जगह से हैं? भद्रक। आप हैं? अच्छा, ठीक है, बैठ जाओ। आप कौन सी जगह से? मुझे तो पीछे छूट गए मेरे। हाँ जी, सतना से। सरगुजा से आप? सरगुजा से, अच्छा। अच्छा, ये जो नक्शे जो आप प्रोग्राम देते हैं उसके लिए बनाए हुए? हाँ सर। हाँ सर, एनडीएस के लिए तो जो है इसके सब जो मतलब ऑपरेशन है और इनका राजनीति में, नौकरी में, व्यवसाय में, भूमि में इसका है। और वो जो रेलिंग पॉइंट्स के ऊपर है ये तो एनडीएस थ्योरी पे है। एनडीएस थ्योरी है ना जो अपना परिवर्तन एनडीएस थ्योरी सर। अच्छा, एनडीएस थ्योरी का परिवर्तन सिद्धांत इसके ऊपर और इसको एनडीएस। जरूरत चाहत हो, जरूरत चाहत ताकत वो जो है वो है एट्रोसिटीज पे है। जो हमारे पहले हम लेते हैं बेग डाटा, क्योंकि एक छोटे से हम प्रोजेक्ट किया है डाटा स्टूडेंट का, कर्मचारी का, एट्रोसिटीज़ का, और जो है वो हमारे पर कैपिटा इनकम्स कैसे पॉवर्टी भी चली है, ये सारा इनको बैकग्राउंड नॉलेज है सर। सबको है ये नॉलेज, बैकग्राउंड सबको बताया गया है लगभग। तो पहले आंध्रा के साथियों को तो मैं नहीं कर सकता, उनको बाकी होगा महाराष्ट्र और आंध्रा वालों को। महाराष्ट्र मतलब ये जो नॉलेज है पहले का, ये सबको है। आप लोगों ने भी किया पहले कोई अटेंड? तो क्योंकि इसके बारे में मैं, क्योंकि कल मैं 2 बजे तक इधर हूँ, तो मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि मैं पहले मैं ट्रेनिंग द ट्रेनर कैंप कुछ लगाए थे, जो लोग आगे जाके ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें वो 7 दिन का कैंप लगाया था मैंने। ट्रेनिंग द ट्रेनर्स कैंप जो है वो 7 दिन का था, तो जिसमें शुरू से आखिर तक है। तो मैं ये, हालांकि उन लोगों को भी बुलाते थे जिन्होंने पहले ट्रेनिंग ली है, और जो ट्रेनिंग देने लायक हैं या ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसे लोगों को पहले बुलाया जाता था।
लेकिन उसके बाद में भी मैं डिटेल में तो 7 दिन का कैंप लगाकर इसको तो उनको ट्रेन करने की कोशिश करता था कि आगे जाकर तो उनको कोई दिक्कत ना जाए। तो इस किस्म का हमारा प्लान तो काफ़ी था, क्योंकि मैं सोच रहा था उसमें कि हमें कुछ प्रेस भी बनानी चाहिए। तो टॉपिक वाइज एक टॉपिक को ध्यान में रख के उसके ऊपर कोई नोट्स बनाने चाहिए, प्रेस बनानी चाहिए, तो जो जिसको रेफ़र करके टाइम टू टाइम तो लोगों को रिफ़्रेश कर सकें अपने आप को। और अगर कोई ज़्यादा जानकारी हासिल करनी हो तो और उसमें कुछ पूछताछ हो सकती है। पीछे तक सुनाई पड़ता है? हेलो, पीछे सुनाई पड़ता है? चलो अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता पिकअप कर लूँगा। अभी पीछे तक सुनाई पड़ता है? पीछे वाली जो रो है सुनाई पड़ता है। तो उसमें लेकिन इस मौके पर तो मैंने ज़रूरत भी समझी है कि मुझे जो हमारे साथी आगे ट्रेनिंग दे रहे हैं या जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो कैडर को तैयार करेंगे आगे, पूरे इसमें देश भर में ज़रूरत है कि हम लगातार कैडर तैयार करते रहें। और जिन लोगों ने मूवमेंट को चलाना है, आगे बढ़ाना है, तो उन लोगों को मूवमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो ये नहीं है कि हम लोग जो ऊपर कारोबार को देख रहे हैं तो उनकी थिंकिंग और हो, और जो नीचे कारोबार को मास बेस के ऊपर चला रहे हैं तो उनको उतनी जानकारी ना हो। तो इसलिए हमारा ऐसा ख्याल था पहले से ही। जब मैंने इसका ये कैडर का कॉन्सेप्ट बनाया, कैडर की सोच बनाई, तो मेरा ऐसा ख्याल था कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होने चाहिए जिन्होंने 2 दिन का कैंप, 1 दिन का, 2 दिन का अटेंड किया है। तो और काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हों जिन्होंने 4 दिन का कैंप अटेंड किया है। और फिर ट्रेनिंग द ट्रेनर्स कैंप 7 दिन का हमने रखा था। और फिर स्पेशलाइज्ड कैंप्स, क्योंकि हमारे मिशन के बहुत से पहलू हैं, तो हर पहलू में कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होने चाहिए। तो स्पेशलाइज्ड कैंप तक तो हम नहीं पहुंच सके। जैसे हम प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन का हम सोचते थे कि ये हमारा एक विंग होना चाहिए, प्रिंटिंग और पब्लिकेशन, क्योंकि पब्लिकेशन में आज भी हम कहीं नहीं हैं। अभी तक पब्लिकेशन में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और ये मेरा ख्याल इसकी ज़रूरत है, ये कोई पड़ता है, मैं देखता हूँ। तो इसके बगैर भी बन सकती है ना? हाँ, जैसे भी बना। तो उसमें पब्लिकेशन के मामले में या और बहुत सी हो, और वो लोग उन विंग को कामयाबी से चला सकें और आगे लोगों को तैयार कर सकें। लेकिन
बाद में इतना काम बढ़ गया, और ख़ास करके ये जो कैंप हैं इनके लिए मैं एजुकेटेड एम्प्लॉइज़ को ही तैयार करता था, क्योंकि मैं सोचता था कि जो एजुकेटेड एम्प्लॉइज़ हैं तो वो मैदान में खुले आकर तो चुनाव का या दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, तो वो ये समाज को तैयार करने के लिए वो हमारे काम आ सकते हैं। लेकिन एजुकेटेड एम्प्लॉइज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन थी बामसेफ हम लोगों ने बनाई थी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को सरकार ने तितर बितर कर दिया, उसको तोड़ दिया या हमारे हाथ से छीन लिया, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ और नेचर की थी, जो मिशन से ज़्यादा संबंधित थी, मिशन और मूवमेंट से ज़्यादा संबंधित थी। तो मैं सोच रहा था कि जब एजुकेटेड एम्प्लॉइज़ ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो उनके पास दिमाग है, हुनर है, पैसा है, तो दिमाग, हुनर और पैसे का वो इस्तेमाल करके वो समाज को अपने पैरों पर खड़ा कर पाएंगे। बेसिकली हमारा मूवमेंट, हमारे मिशन का बेसिक आइडिया क्या है कि हमने बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा करना है। हमारा समाज ये डिपेंडेंट समाज है, निर्भर समाज है। इंडिया इंडिपेंडेंट है और हमारा समाज डिपेंडेंट है। तो इस समाज को हमें इंडिपेंडेंट समाज बनाना है, जो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना कारोबार चला सके। दूसरों के ऊपर जो इसकी निर्भरता है उसका हमें अंत करना है। हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो बहुजन समाज पार्टी बनाने से पहले हमारे समाज के लोग जो एमएलए, एमपी या कुछ और चुनकर जाना चाहते थे, बनना चाहते थे, तो उन लोगों को टिकट हासिल करने के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता था। किसी न किसी पार्टी के ऊपर उनको निर्भर होना पड़ता था, और वो लोग टिकट ऐसे लोगों को देते थे या तो वो अपने समाज के कुछ करने लायक न हो, या बेहतर तो यह है कि अपने समाज को गुलाम बनाए रखने में अपने मालिक की सहायता करें। तो इस किस्म के लोगों को वो एनकरेज करते थे। और अगर गलती से कोई सही किस्म का आदमी सेलेक्ट कर लिया, उन्होंने चुन के चला गया, अगर वो अपने समाज के हित में कार्य करना नजर आया तो वो दोबारा चुनकर नहीं जा पाता था। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी डिपेंडेंट रहते थे, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते थे।
कि भाई अगर हमें चुनकर जाना है तो अपने टिकट देने वाले की मर्जी के हिसाब से, उस पार्टी के हिसाब से हमें काम करना है, चाहे वो काम हमारे समाज के हित के खिलाफ हो, लेकिन वैसा करना है। या फिर ऐसे लोगों को टिकट देते थे जो कुछ ना करने लायक हों। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाते थे वो भी निर्भर रहते थे। जो लोग खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं, या तो उनके पास खेत ही नहीं है या खेत बहुत कम है, मेजॉरिटी ज़्यादा इस किस्म की है, तो उसमें भी वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमारे लोग ज़्यादातर कल कारखानों में काम करते हैं, जो खेती में नहीं करते हैं, खेत के ऊपर निर्भर नहीं है, तो वो कल कारखानों में काम करते हैं। और इसमें भी रूलिंग समाज ही आगे है और हमारे लोग उनके ऊपर निर्भर हैं। तो जो नौकरियों में चले गए हैं, आज तक ज़्यादातर जो हमारे आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं या दूसरे बड़े अधिकारी हैं, तो वो हमारे समाज के काम नहीं आ सके, क्योंकि वो भी दूसरों के ऊपर आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वो भी दूसरों के ऊपर निर्भर रहे हैं। तो इस तरह से जिंदगी के हर पहलू में बहुजन समाज निर्भर समाज रहा है। बहुजन समाज निर्भर समाज बनकर रहा है। वो डिपेंडेंट समाज बनकर रहा है, दूसरों के ऊपर डिपेंड करता रहा है। तो अपने आप में अपने पैरों पर खड़ा होकर करने की शक्ति वो नहीं पैदा कर सका। तो इसलिए हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखकर ऐसा सोचा कि हमें अपने समाज को डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट समाज बनाना है। और उसमें पढ़े लिखे कर्मचारियों का काफ़ी सहयोग हो सकता है। वो समाज को दिमागी तौर पर तैयार कर सकते हैं, मानसिक तौर पर वो तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो जैसे महात्मा फुले इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारे बहुजन समाज की जो गिरावट का जो कारण है, उस बहुत से कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण अज्ञान का रहा है। सबसे बड़ा जो कारण है या मूल कारण है वो अज्ञान का रहा है। इसलिए हमारे लोगों को ज्ञान हासिल होना चाहिए, जानकार होने चाहिए। अनजान रहकर उनके साथ धोखा होता है, जानकर रहने से उनके साथ धोखा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा सोचा कि समाज के बारे में जो पूरी जानकारी है वो उन लोगों को होनी चाहिए। वैसे हमेशा हमारे समाज को पहले तो अज्ञानी रखने के लिए प्रबंध किया गया कि पढ़ने लिखने का इनको अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में भी उनको अज्ञानी रखने का काम आज के ज़माने में भी जो इस देश का इतिहास लिखने वाले हैं वो करते हैं।
अभी मेरी ये उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो उस वक़्त मेरी उन लोगों से बातचीत हो रही थी, कांग्रेस के अध्यक्ष और उनके जनरल सेक्रेटरी, 6 जनरल सेक्रेटरी और कांग्रेस के अध्यक्ष और शरद पवार और कुछ और लोग, 10-12 लोग उनकी तरफ से थे। तो उनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि भाई बहुत से कांग्रेस को नीचे लाने में, गिराने में मेरा और मेरे साथियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हैं? हैं? अच्छा ठीक है, बाहर पंखा है। हाँ ठीक, तो उसमें हाँ पंखा इधर, तो उसमें जब बातचीत हो रही थी तो खासकर मैंने उनसे कहा कि लोग पूछेंगे कि भाई बहुजन समाज पार्टी का, लोग तो ऐसा कहते हैं कि भाई ये बीएसपी के लोग या कांचीराम या मायावती ये गांधी जी को गाली देते हैं। अब हमने गाली तो कभी किसी को भी नहीं दी है, लेकिन हम उनको असली चीज़, अपने समाज को गुमराह होने से बचाते रहे हैं, और हम उन लोगों को गांधी जी का जो इतिहास में रोल है, या अंबेडकर का रोल है, या शाहू महाराज का है, या फुले का है, या और हमारे जो महापुरुष हैं उनका रोल है इतिहास में, तो वो बताने के लिए, जैसे पहले कैडर कैंप होते थे, मैंने आपको बोला कि मैं वैसा अभी इतना मेरे पास समय नहीं है वो मैं बता पाऊँ डिटेल से, लेकिन रेफरेंस आता रहेगा तो बताता रहूँगा मैं उसमें। तो उनका जो रोल है वो हम